धन्वन्तरि समारम्भाम् जीवकाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। अभी दीपावली के बाद सब पहली बार है, तो अभी हम विचार कर रहे थे गुरुकुल शिक्षा के ऊपर कि गुरुकुल शिक्षा क्यों जरूरी है, उसको हमारे बच्चों को कैसे हम दे सकते, क्योंकि लाभ तो सबको पता है और हमारी पीढ़ी से भी जो हमारा स्तर है संस्कार वगैरह का, उससे भी हम संतुष्ट नहीं है। परिवार के वातावरण से भी हम संतुष्ट नहीं, समाज के वातावरण से भी हम संतुष्ट नहीं। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में बहुत कुछ बदलाव की आवश्यकता है। तो वो बदलाव कोई एक आचार्य कर देगा या तो कोई एक गुरुकुल में दूर बैठकर कोई एक कर देगा, ऐसा नहीं। हमको शुरुआत घर से हमसे ही करनी पड़ेगी। और जहां पर हमको ये लगता है कि हम शिक्षा में बच्चों को इस तरह के तैयारी करा के हम कुछ उसको बना सकते हैं, अच्छा जो है उससे तो अच्छा बना सकते हैं, तो उसका प्रयत्न हमको अविरत करना चाहिए। नहीं तो लोग ऐसा समझते हैं कि गुरुकुल में एक बार भेज दिया बच्चों को, बाद का वो लोग जाने गुरुकुल वाले, और हम लोगों तो फिर मौज मजा करनी है, हमको तो उधर भेज दिया तो हम फ्री हो गए। थोड़ा टेंशन था वो भी चला जाता है गुरुकुल में भेजने के बाद बच्चों को। तो ऐसा नहीं है, हमारे घर पे भी हमको इतनी ही मेहनत करनी है तो हम अच्छा भविष्य बच्चों को दे पाएंगे। और इसके लिए गुरुकुल शिक्षा का इतिहास, इसके क्या विषय होते हैं, क्या महत्ता होती है, कि गुरुकुल शिक्षा किस तरह के मन को तैयार करती है। ये पूरा का पूरी जो शिक्षण व्यवस्था है वो व्यक्तित्व निर्माण की है। तो किस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण करती है गुरुकुल शिक्षा, उसके लिए हमने जो गुरुजी से प्राप्त जो शिक्षा का मार्ग है वो आगे बढ़ाने की कोशिश की, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स समाज से आया। आयुर्वेद में औषधियों से आया, आगे सुवर्ण प्राशन केंद्रों से आया, गर्भ संस्कार केंद्रों से आया। तो शिक्षा व्यवस्था में भी हम ये चाहते हैं कि अनेक जगह पर ऐसे शिक्षा के प्रयोग हो। अभी जो दीपावली पे लोग आए थे उन्होंने भी बताया बहुत जगह पर वो लोग भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं। इतनी बड़ी बस्ती में, पॉपुलेशन में जो छोटा सा ये काम है वो बहुत छोटा है, ऐसे हम संख्या की गिनती करें तो। और बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अंतिम प्रयास यदि सफल नहीं रहा तो बहुत ही बालकों का स्तर गिरता जाएगा सभी ओर से, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक। तो वो हम अनुभव कर रहे हैं कि इतना सारा हम कमाएंगे, इतना सारा कुछ करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, और हम केवल किसके हाथ में ये सब देंगे? जिसके पास कोई योग्यता नहीं है, जिसके पास कोई दृष्टि नहीं है, जिसको अपना जीवन चलाने के लिए भी बुद्धि नहीं है, तो ऐसी प्रजा को हम ये देकर जाएंगे या कुछ बातें प्रजा को तैयार करने के लिए भी करेंगे? तो ये मैंने दीपावली के ऊपर अध्ययन किया। जो जो मेरे संपर्क में आते हैं, जो बात करते हैं, उससे मैं अविरत उसका चिंतन करता रहा। कभी घूमने तो कहीं जाना ही नहीं होता है, पुस्तकों के बीच में ही, ग्रंथों के बीच में, संस्कृत ग्रंथों के बीच में ही मैं आदिन वहां पर बैठता हूँ, और तो कुछ काम नहीं है। तो अध्ययन और गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को कैसे स्थापना की जाए उसी के चिंतन करते करते कुछ मुझे लगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो खास करके करने से पहले हमको तो तैयार होने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगा। जो जो लोग जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो लोग देख रहे हैं अभी मेरे वीडियो, और भी वीडियोस मेरे देखते थे, तो हमको पहले ये समझना है कि इसकी गंभीरता
हमको बहुत ही चिंतन आत्ममंथन करके अपने आप को तैयार। आज तक बहुत लोगों ने साधन के रूप में उपयोग किया, चाहे गौशाला है चाहे गुरुकुल है, क्योंकि करना कुछ और है, सेट होना है या तो संस्था बना देनी है बड़ी, और इसके लिए ठीक है एक गौशाला भी हो तो एक छोटा सा गुरुकुल भी हो, वहां बच्चे पढ़े। तो ये एक दिखाने के लिए, एक गौण प्रयोजन के लिए कि ये सब है, मंदिर भी है वो भी है और छोटा सा गुरुकुल भी। आज तक ये दृष्टि रही। तो इस ये विचार वाले के पास कोई योजना नहीं कि ये सब कुछ है और एक छोटा सा गुरुकुल है, तो इसके पास वो शिक्षण का काम नहीं हो सकता है। वो सेट हो सकता है, उसे 5-10 आदमी मिल जाए तो सेट होगा। शिक्षण में योजना चाहिए। योजना क्या है, पर आज कोई ना, हमारे पास योजना हो कि ये करना है। और इसका मैं आपको साबुत बताता हूँ, आज जितनी भी स्कूलें चल रही है, हम चाहे कितनी भी गाली दे, राजेश्वर जी भी है मेको लेको, लेकिन उसने मेहनत की। तो मैं पूरा इतिहास में पढ़ रहा था दीपावली के दिनों में, और समझ में आया कि कैसे एस्टेब्लिश स्कूल शिक्षा हुई। जो गुरुकुल की करनी है तो ये समझना पड़ेगा ना, केवल उसको बोलकर तो नहीं चलेगा, गाली देकर नहीं। तो हमने किसी का व्याख्यान सुन लिया और हम भी बोलने लगे कि ये शिक्षा गलत है, लेकिन हमने जाना कितना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आने के बाद जो उनको लगा कि ये देश के ऊपर हमारा बहुत उज्जवल भविष्य हो सकता है, क्योंकि इसके ऊपर साधन संपत्ति की कोई कमी नहीं, इसमें कुदरत ने इतना वातावरण अनुकूल दिया है, अनेक वस्तु, और यहाँ पर भरपूर मात्रा में उत्पादन हो सकता है। ऐसी भूमि, ऐसी जमीन है, भरपूर मात्रा में उद्योग हो सकते हैं। बस केवल एक ही होगा कि ये प्रजा को गुलाम बनाए रखेंगे तो हमारा तो हजारों साल तक ये टिकान है। उन्होंने 1000 साल तक की है, होगा 400 साल, 200 300 साल, 300 साल ही बाद में वो टिका उनका, लेकिन प्लान 1000 साल का ही था, हजारों साल का। तो उसमें मैं पढ़ रहा था वो इतिहास में, और उसका मैं रेफरेंस देकर बताऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी कोई बात प्रमाणभूत ही करता हूँ, क्योंकि और मुझे कुछ लेना नहीं है आपसे या किसी से भी। तो मैं वो देख रहा था कि किस तरह से योजना बनाई, उसके बाद किस तरह से वो सोचते गए। अब देखिए, यहाँ पर भारत में कहते हैं गुरुकुल मिलता नहीं है, यूट्यूब पर इतना डेटा होने के बाद भी लोगों को मिलता नहीं है, किसी को लिंक नहीं मिलती है, किसी को कुछ नहीं मिलता है, बहाने हजारों है हमारे पास। लेकिन आप देखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की उसके बाद यहाँ करीब करीब आने 16वीं सदी में वो आई, हमको पता है 1600 में, 1601 में, और उसके बाद लगभग लगभग 30 साल में ये उन्होंने तारतम्य निकाला। ये उसमें अबे डुर्वे नाम का एक विद्वान व्यक्ति, उसको पूरे भारत के सर्वेक्षण के लिए लगाया कि कहाँ कहाँ संभावना है कंपनी होने की और कहाँ क्या है इसमें हम भी हमको करने जैसा, ताकि हम बहुत शक्तिशाली हो सके। तो उसने भारतीय रीति रिवाजों का, परंपरा का अध्ययन किया। उसने बहुत कुछ बातें बताई कि इस देश के पास इतनी अच्छी शिक्षा है, इतना अच्छा रहन सहन है, इतना अच्छा उद्योग है, इतने लोग परिश्रमी है, आलसी नहीं है और कर्तव्यपरायण। वो उसने अबे डुर्वे ने उसके ऊपर लिखा कंपनी। तो इसको यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो ये शिक्षा व्यवस्था को आपको कुछ बदल करना चाहिए, ताकि बच्चों में ही वो बचपन से वो लोग, नहीं तो बड़े होने के बाद उसको समझाना कठिन होगा। वो मनोविज्ञान का अध्येता, और उसने ये आइडिया दिया कंपनी कि यदि शिक्षा व्यवस्था में ये लोग यदि ऐसा रहे तो आत्मगौरव से भरे हैं, तो कभी भी ये हमको हटा सकते हैं। ये आत्मगौरव उनका है अभी वो। तो उसके लिए आपको पहले जो जो शिक्षाविद मिले उससे पहला जो आपको करना है काम, वो शिक्षा में परिवर्तन का काम। ये बहुत छोटा सा काम लगता था,
और समाज को आज भी लगता है। ये बुद्धिहीन प्रजा का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि उसको शिक्षा का काम, खास करके ऐसी रचनात्मक शिक्षा का काम बहुत छोटा लगता है, और वो करने वाला आदमी बहुत ही छोटा लगता है। उसको लगता है कि ये तो ठीक है, प्रधानमंत्री महान। और ऐसा छोटे मोटे लोगों को नहीं, शिक्षा के व्यवस्था के ऊपर अभी जो लोग झंडा लेकर फिर रहे हैं, जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यूट्यूब के वीडियोस में, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। हमारी शिविर हरिद्वार में थी 5 दिन की, एक वक्ता आए थे, वो खंडन करते थे मुसलमान का, उसका 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 प्रवचन पूरा हुआ तो 50 लोग इकट्ठे हो गए उसके साथ सेल्फी ले। मुझे पता नहीं उसके प्रवचन से आगे कौन सी व्यवस्था बनने वाली है, लेकिन मैंने 5 दिन तक किया, 5 लोग भी पूरे नहीं। तो उसमें मुझे कोई दुख नहीं है कि कोई मेरे साथ ले, मैं तो वो पागलपन ही गिनता हूँ किसी के साथ सेल्फी लेने का यदि शौक है तो। लेकिन ये मैं समझ गया कि ये व्यक्ति को क्या चाहिए। कोई प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, नेम फेम वाला है, व्यक्ति को वही चाहिए। वो तो झूठ बोल रहे हैं कि गुरुकुल शिक्षा में पढ़ाएंगे और महान शिक्षा थी और आप ही, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर में भी वही भाव। वो मैंने देखा कि इतने लोगों की जम गई वहां भीड़, जबकि कोई व्यवस्था की बात तो थी नहीं, कोई परिणाम तो आने वाला नहीं था। लेकिन ये देखिए, गाली देने से पहले जो लोग राजीव दीक्षित जी को सुनते हो और किसी को सुनते हो और अंग्रेजों को गाली देते हो समझे बुझे बिना ही, ताकि इससे एक अहंकार की पुष्टि हो सके कि उससे तो कम से कम मैं अच्छा, बस वो कुछ किए बिना हमको तसल्ली मिल जाए कि कम से कम मैं इतना तो, मेकोले जितना तो मैं खराब नहीं। बस वो तसल्ली लेने के लिए ही व्यक्ति गाली देता है किसी को। बस वही है, अपना कर्तव्य क्या है वो कभी उसने समझा। वो ये करते हैं थे तब मैं कहा, और हमारे लोग भी कहा। वो कंपनी ने सर्वे के लिए दिया, ये मैं इतिहास की बात बताता हूँ, आप पढ़ सकते हैं इतिहास के लिए, इतिहास में पढ़ सकते हैं। उसने सजेस्ट किया कि अच्छा तो ये विश्व में कौन कौन अध्ययन कर रहा है जो हमारे काम आ सकता है, ऐसा कंपनी ने बताया। उसने पूरी लिस्ट दी। आज हमारे पास वो लिस्ट नहीं। आज संस्कृत में कौन कार्य कर रहा है, इतना कार्य हो रहा है, किसी को पता भी। कंपनी ने उस पर पैसे लगाए। शिक्षा व्यवस्था अभी कुछ है नहीं, और उसके ऊपर पैसे लगाए कि हाँ ये पैसा है, क्योंकि अभी खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्ट है। आप उसको अच्छे से अच्छे विद्वान को ढूंढो। आपको पता है उसने 2 विद्वान को ढूंढा, एक था फेडरिक मैक्स मुलर और एक था जेम्स मिल। फेडरिक मैक्स मुलर और जेम्स मिल आते आते कंपनी ने बहुत कार्य योजना बनाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हमको तो मेकोले पता है, लेकिन इसके पीछे इतना हुआ था, सीधा मेकोले आया नहीं। उसके बाद शिक्षा, एक वकील था जो एडवोकेट का कार्य कर रहा था, ओ मेकोले। उसको बहुत ही, मतलब व्यवस्था के स्तर पर, उसको प्लानिंग के स्तर पर बहुत ही माना जाता था व्यवस्था की दृष्टि से। इसके लिए उसको सारे बिंदुओं को जोड़कर शिक्षा व्यवस्था के कैसे होनी चाहिए उसका अध्ययन करने के लिए अपॉइंट किया। पहली बार जो मैक्स मुलर पढ़कर गया था यहां से, मतलब जर्मनी में, और खास करके एक बोटन ट्रस्ट था, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत का विभाग अलग करने के लिए उसने पूरी जीवन की कमाई दी थी। पूरी जीवन की, करोड़ोंपति व्यक्ति था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहला वो गौतम जो व्यक्ति नाम का था, रोबिन गौतम नाम का व्यक्ति, उसने अपने ट्रस्ट बनाकर संस्कृत का विभाग अलग इसलिए किया क्योंकि सारे ईसाई ग्रंथों का वो संस्कृतकरण करना चाहता था। और वो संस्कृत में यदि लिखा जाए तो पंडितों को ईसाई धर्म अच्छी तरह से पता चले, और उसका कंपेरेटिव स्टडी करने के लिए वो पीएचडी दे। और इसके बाद भारतीय विद्वानों में यदि इसका प्रचार हो तो यद्यदाचरति श्रेष्ठ, जो बड़े बड़े लोग यदि करने लगते हैं तो छोटे छोटे तो अपने आप करते हैं।
इस हेतु से उसने हजारों रुपए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक विभाग खोलने के लिए दिए, संस्कृत विभाग खोलने के लिए। भारत के कितने धनिक ने आज दी कोई भी एक विभाग के लिए? हमने क्या दिया? तो हम कम से कम गाली दे उसको कि उसने गलत कर दिया, उसने, हमने हमारा बचाया है, रखा है, और किसी मूर्ख के हाथ में बेटा हो, बेटी हो, कोई अनवारिश हो, उसको देकर हम मूड की तरह चले। तो ये मेरा जो प्राज्ञ लोग सुन रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि इतने 1000 साल के बाद की सोच करके उन्हें किया। उसमें 3 बिंदु पर ध्यान दे। वेदों का जो विकृतीकरण, उसका विकृत अनुवाद करने का काम वो मैक्स मुलर ने किया। उसने बहुत जगह पर मंत्र का सही भी अर्थ किया है, ऐसा नहीं है, और उसके कारण बहुत सारे देशों में वेद की प्रसिद्धि भी हुई है। लेकिन मूलतः उसकी भावना ये थी कि इसके ऊपर से बौद्धिक लोगों की श्रद्धा उठ जाए। बहुत लोग मंत्रों का उन्होंने विकृत अनुवाद किया है। तो ये मैक्स मुलर ने, मैंने वो पढ़ा है मंत्र का भाष्य, और उसका शोधन भी करने वाला, मैंने ये सुनी हुई बात नहीं। हाँ, और वक्ताओं जो बोलते हैं वो अलग बात है, उसने कहीं से सुनी, कहीं से लिखी, उसको संस्कृत नहीं आता है, लेकिन मैं भाष्य पढ़ता। आप परीक्षा कर सकते हैं कभी इधर आकर, भाष्य का पाठ लेता। इसके लिए मेरा जो वस्तु आयुर्वेद के ग्रंथ है वो मैं मूल संस्कृत में पढ़ता हूँ, उसकी व्याख्याएं संस्कृत में पढ़ता हूँ, और संस्कृत में प्रवचन भी दे सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे लिए सब परोक्ष बातें। ये इसके लिए कह रहा हूं कि आपको सच्ची लगे ये बातें, तो आपकी श्रद्धा गुरुकुल शिक्षा के ऊपर बढ़े। और कम से कम यूट्यूब पर जो हमको गाली दे रहे हैं, जो लोग कम से कम कमेंट में जैसा वैसा कर रहे हैं, कुछ भी शराब पीकर बैठकर, वो कम से कम बंद हो जाए। उसने क्या किया है वो पहले सोच ले, हमने क्या किया है उस प्रश्न के पहले। तो ये पहली बात हुई कि एक तो ऐसा हुआ मैक्स मुलर का था। दूसरा जेम्स स्मिथ, उसने इतिहास का विकृतीकरण का करने का पहला कार्य उठाया। सबसे पहले द्राविडियन और आर्यन, ये दोनों का जो झगड़ा है, वो झगड़े को सही तरह से बौद्धिक रूप पे रखने का कार्य उसने किया, जेम्स स्मिथ। जहां जहां पर इतिहास है वहां वहां पर उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की कि आर्य है वो तो बाहर से कहीं से आए हैं, और मूल प्रजा तो कोई और है यहाँ की। और उसने संख्याबंद जो भी चल रहा है समाज में, वो जेम्स मिल ने इतिहास के विकृतीकरण बहुत जगह पर किया, सच्चे इतिहास को सामने नहीं आया। और तीसरा नाम है, वो है लॉर्ड मैकॉले का। उसने ये सारे बिंदुओं को शिक्षा व्यवस्था में जोड़कर रखा ताकि बचपन से ही बच्चों को ये शिक्षा दी जाए। ये सब ऐसे ही नहीं हुआ, छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी इसका इसमें प्रदान किया। ये पूरी व्यवस्था के लिए हम केवल बात करते हैं, उतनी आसान नहीं होती, और इस हद तक उसका परिणाम, इसने बच्चों को, ये 3 मुख्य व्यक्ति ने ऐसा काम किया, और परिणाम ये हुआ कि उनका जो लक्ष्य था कि ईसाई धर्म का हमको प्रचार करना है, वो बाई प्रोडक्ट था सभी कुछ, शिक्षा व्यवस्था का बदलना, वो सब कुछ बाई प्रोडक्ट था। लेकिन मुख्यता से उसका विचार ऐसा था। दुर्भाग्य से वो सफल हुए, और धीरे धीरे उसका विकास होते गया। ऐसी बहुत सारी बात है, लेकिन कितने लोग यूनिटी बनाकर जुड़े, कहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कहाँ मैक्स मुलर, और वो दोनों लंदन में मिले, मैक्स मुलर और मैकॉले, और ऐसे बड़े बड़े लोग जो मिलकर उन्होंने प्लान किया। कितनी बार संसद में चर्चा हुई शिक्षा व्यवस्था के बारे में, हमारी संसद में कितनी बार होती है, और कितनी बार हम करते हैं इसकी चर्चा। और कितनी बार यदि हम, सबसे मुझे दुख ये लगा कि आयुर्वेद में जुड़ने वाला व्यक्ति भी अभी वीडियो में गुरुकुल शिक्षा के क्लास में वो जुड़ता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मुझे आयुर्वेद की जरूरत है। और यदि ये नहीं है मुझे, तो फिर गुरुकुल शिक्षा के, मेरे बेटे बड़े हो गए हैं तो गुरुकुल की कोई मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा मानकर 300-500 लोग जब आयुर्वेद के वर्ग में होते हैं, तो गुरुकुल के वर्ग में लगभग 100 के करीब भी। उसका कारण है कि
व्यक्ति की शिक्षा की प्रति ये उपेक्षा दिखला, तो दुख होता है सर कि ये हम कर रहे हैं वो सही जगह पर तो कर रहे हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भैंसा के आगे भागवत पढ़ रहे हो, मतलब उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, केवल बात ही करनी है किसी की, किसी को उठाकर बात करनी है या किसी को गाली ही, तब तो कोई रास्ता नहीं। केवल आपको यदि सुनी सुनाई रटी रटाई बातें ये करके किसी को गाली ही देनी है, देशों को किसी को भी, और अपना दोष का पूरा भार किसी और के ऊपर धो देना है, तब तो वो चले गए हैं, कुछ हो नहीं सकता है। एक ही है कि हमने क्या किया कर्तव्य, तो ये पहले समझना है। इसके लिए गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में आज से ही जो लोग समझदार है वो कम से कम समझने के लिए तो संकल्प ले कि कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए समझेंगे तो सही क्या थी क्या है, और कुछ उसके बाद कुछ बोल, और इसके लिए हमारा प्रदान क्या होना चाहिए यूट्यूब के कमेंट के अलावा। नहीं तो कमेंट में सब लिखते हैं कि हमारा प्रदान है वो है, हमारा वास्तविक प्रदान क्या होना चाहिए। और आपको आश्चर्य लगेगा कि इंग्लैंड से मैकोले ने लगभग लगभग 450 बार भारत की यात्रा, कितनी बार, 450 बार। मैक्स मुलर ने भी कम यात्रा, बहुत जगह पर अलग स्थानों पर मीटिंग के लिए। अनेक लोगों ने 200-200 बार तो यात्रा की। गुजरात में गुरुकुल की शिविरें होती है, लोगों का एक ही शिकायत होती है, दूर बहुत दूर है। वो उस टाइम की बात है जहां पर वाहन व्यवहार नहीं थे, और ये इस टाइम की बात है जहां पर ट्रेन, प्लेन, फ्लाइट से लेकर यूट्यूब से लेकर व्हाट्सएप से लेकर वेबसाइट से लेकर सभी माध्यम खुले, और ये समय उसको दूर लगता है। ये कोई एक स्थान पर रखते हैं तो वो बहुत दूर, हरिद्वार रखे तो भी दूर है, और कहीं पर भी रखी थी, और उनको 450 बार भारत दूर नहीं लगा। तो हम अपने आप में विचार करें कि ये इसके पीछे हमारा संकल्प तो कम नहीं, और ऐसा ही रहा तो केवल बातें बातें होगी कि गुरुकुल ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा, करने में कुछ नहीं आएगा। ये व्याख्यान हो सकता है गुरुकुल के ऊपर, गुरुकुल नहीं हो सकता है। और ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी रहे यदि है तो ये है कि संकल्प के अनुसार हम कार्य योजना नहीं कर पाते हैं, कार्यान्वित नहीं कर पाते। तो इसके लिए घर पर ही जो जो नियम आपको अच्छे लगे वो कार्यान्वित करते जाए। जहां पर भी शिविरों कुछ नहीं जाएगा, वो बहुत बड़ी व्यवस्था को समझने के लिए कुछ टाइम चाहिए, कुछ समय चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए, कुछ संकल्प चाहिए, और वो सभी आपको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई और कर देगा। तो आज मेरा कहना इतना ही था कि कम से कम ये शिक्षा अच्छी लगी हो हमको, कम से कम हमको अंदर ऐसा हो कि हमने जो शिक्षा पाई उसमें बहुत सी कमियां थी, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे और नहीं ही जानते हैं। हमारे बच्चों को देने के लिए जो हम कुछ भी कर रहे हैं, जो हम अभी शिक्षा दे रहे हैं, जो हमको दायित्व दिया है और वो जो शिक्षा दे रहे हैं, उसमें बहुत कुछ रह जाता है जो हमको बच्चों को प्रामाणिक रूप से देना चाहिए उसके मनोविज्ञान के अनुरूप। और हमको जो इतनी बड़ी विरासत मिली और उसके प्रति हम जो ध्यान दे रहे हैं वो बहुत 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 कम है। तो मेरी अपेक्षा आपसे ये रहेगी, सभी तो संस्कृति गुरुकुल पे आ नहीं सकते हैं, आए तो समा नहीं सकते हैं, तो घर पर जहां पर भी है वहां पर वो व्यवस्था को जानकर, व्यवस्था को हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास किस तरह से हम प्रयत्न कर सकते हैं, उसके लिए हमारे अहंकार को छोड़ना पड़े, हमको समय देना पड़े, थोड़ा धंधा व्यापार छोड़ना पड़े तो वो छोड़िए, थोड़ा प्रयत्न करना पड़े वो करिए, तो कुछ हो सकता है।
और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो अध्ययन किया अभी दीपावली के दिनों में, जब हम लोग नहीं मिल रहे थे युक्ते, तो बहुत चिंतन सभर रहकर मैंने पूरे ग्रंथों को पढ़ा, अलग अलग रेफरेंसेस के, उसके संदर्भ ग्रंथ की मैंने सभी लिखा। जो आप मैंने बातें की उसका भी मैं नाम सहित बता दूंगा कि इस ग्रंथ में क्या 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 कितने पॉइंट आए। तो बालकों के लिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अवश्य ही आप अभी से करना शुरू कर दीजिए, तो हम बहुत कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो अच्छी बातें उसको दे सकेंगे। कुछ गुरुकुल की व्यवस्था को हम आगे बढ़ाने के लिए हमारा कुछ तो प्रयत्न उसमें डाल सके, कुछ तो हमारी शक्ति उसके लिए काम लगा सकते हैं, जो इस सदी का मैं मानता हूं सबसे बड़ा कार्य है। और इसके करने वाले 1 लाख पे एक नहीं, और मुझे पॉपुलेशन भी भारत की पता है, और 10 लाख पर एक नहीं। मैं तो 1 लाख पर कह रहा था, लेकिन 10 लाख पर नहीं। ये कार्य करने वाला 10 लाख, प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति ऐसा नहीं, तो ये बहुत दुख की बात है। इतना कहकर आप हम चिंतन करेंगे, इसके ऊपर मंथन करेंगे। कल गोपाष्टमी है, गाय को भी, उसके बारे में भी बहुत कुछ कहना होगा, इतना सारा डेटा है। लेकिन हमारे जहां पर कृतज्ञता है वो गाय के विषय में भी। कल हमारी संस्कृति गुरुकुल के बालक गो पूजन करने वाले हैं, उसको कम से कम लाइव देखें। गुरुकुल के हर एक प्रोग्राम में आप शरीर से उपस्थित न हो, लेकिन YouTube के माध्यम से लाइव उपस्थित हो, तो भी लोगों को लगेगा कि उत्साह उसको बढ़ेगा। जो लोग संख्या देखते हैं, मुझे उत्साह बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं नहीं देखता हूँ। आप चाहे 10 होते हैं तो भी मैं वैसा ही बोलता हूँ, और आप चाहे 1000 में आए हुए तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दूसरे लोगों को फर्क पड़ता है। गुरुकुल का वातावरण तैयार करना है, तो कम से कम कोई भी गुरुकुल हो, उसका प्रचार प्रसार, उसके लिए पार्टिसिपेट बनना, सहभागिता होना, उसकी बातें, उसका वातावरण वो बहुत आवश्यक रहता। तो ये कम से कम हमारा उपेक्षा भाव जाए। कल हम 5:30 बजे उसका लाइव करने वाले हैं, गोपाष्टमी के दिन कल ही है, और आज से ही हमने शुरू किया ये कल। तो कम से कम लोग अब संकल्पबद्ध होकर जुड़े। ऐसे मजा आती है मेरे व्याख्यान में, इस हेतु से न जुड़े। वो हास्य कलाकार है और कलाकार है और लोग हैं जिसको मजा आती होगी, आपको भी मतलब थोड़ा आनंद आता होगा सुनने में, लेकिन प्रयत्न करे कि जोड़ने का, जगने का तो मेरी कुछ बोलने की सार्थकता होगी। तो मैं जो ये अध्ययन करके ये रखता हूँ सब कुछ, तो उसकी सार्थकता मुझे तभी दिखाई देती है। और बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड बच्चे मेरे पास आए, ताकि ये विरासत को मैं आगे बढ़ा पाऊं। ज्यादा से ज्यादा मुझे बुद्धिमान बच्चे चाहिए, क्योंकि बहुत कम समय में मुझे बहुत कुछ जब देना होता है, तो उसके लिए सामान्य आदमी के लिए तो स्कूल्स होती है और कुछ व्यवस्था, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था को टिकाने वाले चाहिए। तो उसके ऊपर मैं मेहनत करके 2 4 5 10 लोगों को तैयार कर पाऊं। तो ये, और अपने जगह पर आप ये कार्य को कैसे आगे बढ़ाए, उसका आप मनोमन संकल्प करें। उसमें मेरा कोई भी रति भार स्वार्थ नहीं है कहीं। तो इतना ही मुझे कहना था। आज का ये सेशन शुरू हो गया है, अब हम व्यवस्था करेंगे कि किस तरह से हम सेशन को आगे ले जाएंगे। 2-3 उसमें आयुर्वेद का एक वर्ग होगा हफ्ते में, और दूसरा जो वर्ग में आप जुड़ते हैं उसके लिए जो आपको गृह कार्य करके जुड़ेंगे, तो वो बहुत अच्छा आपको लाभदायक होगा। इसके लिए संस्कृत का एक वर्ग, आयुर्वेद का एक वर्ग और गुरुकुल का एक वर्ग, इस तरह से योजना बनाई है, और राजेश्वर जी आपको बता देंगे। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी।
आचार्य जी का दुख आप लोग समझते हैं, इतना मतलब दिन रात हमारे लिए पढ़ के ये ज्ञान बांटने के लिए फ्री में आते। एक्चुअली हमारा सपना है कि वेद, गणित, खगोल शास्त्र आगे भी जो भी है, वैदिक ग्रंथ है, सब हम लोग जो है ऑनलाइन में फ्री में घर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन सपोर्ट करने के लिए आचार्य जी बोले थे ना 10 लाख में एक बोल के, मैं तो बोलता हूँ करोड़ में एक है, क्योंकि 100 करोड़ सनातनी है, तो 100 लोग जुड़े हैं, तो करोड़ में एक है। तो ये ये जो है एक्चुअली 10 साल से जो मैं काम करने के बाद मुझे एक रियलाइजेशन मिला, जो मेघालय की वजह से जो भारत का ये स्थिति नहीं है आज। आज ये स्थिति है, तब एक मिलके जो काम करना है, एक ही जगह गड्ढा खोदने के लिए कितने बार भी रिक्वेस्ट करने से, नहीं मेरा संस्था अलग है, मेरा एनजीओ अलग है बोल के, मेरा प्लान अलग है, मैं अलग हूँ बोल के अलग जगह गड्ढा खोदते हैं ना, जी हाँ। उससे जो जितना नुकसान होता है ना, उससे मेघालय भी नहीं कर सकते उतना नुकसान समाज को। तो जो इनएक्टिव है, जो अच्छे काम को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो सो कॉल्ड संस्थाएं है, देशभक्त हो या आध्यात्मिक हो, तो इनके वजह से जो नुकसान होता है ना, जो अलग जगह गड्ढा खोदने का, जो कहते इतना अच्छा कार्यक्रम को सपोर्ट मिलके कर सकते हैं ना, तो कितना कितना ताकत होता है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एक जगह गड्ढा खोदने से एक दिन में कुआं बनेगी। तो मेघालय कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बड़ा लाइन खींचना है, वो एक लाइन खींचेगा, उसमें उनका काम ही है एक लाइन खींचना। मुझे एक उसमें बात कहनी है। थोड़ा उसमें क्या होता है कि अहंकार बीच में आता है ना, उसके लिए हमको थोड़ा कार्य करके, यदि हम अहंकार को पास पर रख देंगे एक अलग, तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सभी प्रकल्प में आएगा। केवल थोड़ा वो क्या हुआ, कृषि के भी प्रयोग गुरुजी से मैंने सुने थे, और तब मैं अकेला था केवल गुरुजी के पास। तो मैंने उसका व्याख्यान किया गुरुजी का नाम लेकर, और गुरुजी ने कितनी मेहनत करके ये प्रयोग बताया, और सब कुछ एक भी मेरे खाते में मैंने कुछ डाला ही नहीं। जो जो गुरुजी ने बताया वही मैंने उनके नाम से ही पूरे के पूरे प्रयोग प्रसिद्ध किए। हरिकर दादा ने बताए थे उनके। आज समाज की चालाकी देखिए कि कोई भी प्रयोग उठाकर करते हैं हमारा, वो बीज का प्रयोग एक ने कहा किया, यहाँ गुजरात में 4-5 लोगों ने बताया, कभी भी गुरुजी का कहीं नाम नहीं। इनडायरेक्ट वो ऐसा प्रूव करना चाहता था कि इसमें बस ये मैंने किया, क्योंकि वो नाम लेता तो उसको ऐसा लगता कि भाई ये तो मैं, लोगों को ये लगेगा कि मैं तो और किसी ने किया है, मैंने नहीं किया है। तो ये वृत्ति होती है ना, वो बहुत संकुचित वृत्ति कि मैं, मेरा एनजीओ का नाम होगा, मेरा होना चाहिए कुछ नाम। तो ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस सालों की रही है, ये हमारे जीन्स में है लगभग लगभग 500 सालों से। जी ऐसा जी, कम से कम जब ज्ञान बांटते वक्त कम से कम हम लोग यूनाइट बनाए। जब हाँ, अपना प्रोडक्ट्स तो अलग अलग है, मेरा प्रोडक्ट्स मैं अब बेचूंगा, भले ये रहा, तो हाँ जल भले, हम तो उसको भी ये कहते हैं ना कि भाई वो कोई तकलीफ नहीं, वो आप हर एक, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा भारत है, और केवल हमारा जीवन अर्थ के ऊपर निर्भर नहीं है, केवल जीवन का प्रोडक्ट लक्ष्य नहीं है। समझ गए ना, वो कुछ लक्ष्य अलग है, और उसकी जो संस्कृति की पहचान है वो एक था में। तो ये एक, किसी को प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, अभी 10-15 मिनट है। यस सर जी, मैं अनम्यूट कर, ज्योतिलाल जी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन। या राजेश गुप्ता जी। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं दिल्ली से राजेश हूँ, और मैं मार्च में लक्ष्य को लेके आया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ी तैयारी तो कराई है, और मैं जानना चाह रहा हूँ कि शिविर कब आप लगाएंगे, तो मैं वहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। जी जी। बच्चों के लिए शिविर लगभग लगभग 2-2.5 महीने के बाद है। उसके पहले राजेश्वर जी से बात करके हम गर्भ संस्कार की जो बहुत दिनों से पेंडिंग है वो शिविर लगाने वाले हैं, और प्लान ऐसा कर रहे हैं कि अनेक जगह पर ऐसी शिविरें हो, लेकिन उसके लिए लोग अलग अलग जगह पर मेहनत करें, लेकिन अभी तो यहाँ 2 महीने के बाद होगी। जी अच्छा,
मतलब ये 2-2.5 कि महीने बाद जो हाँ लोग मतलब शिविर में बच्चों को लाना चाहते हैं उसके जी लिए, तो एक बार आ चुके हैं उसके लिए। जी 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 ठीक है। चौधरी जी, चौधरी जी तो पाणिग्राही जी। नमस्कार मेहुल जी, रायसा जी, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा छोटा सा सवाल है कि मेरे को तो आया, लेकिन सवाल ये है कि पूरे भारत में तो तब ग्रंथ था, जो हमारा सही में ग्रंथ घर घर में या जहाँ पर गुरुकुल थे वहां पर था, लेकिन वो ग्रंथ उन्होंने जब ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो ग्रंथ तो रहना चाहिए था ना, वो पूरा कैसे भारत से निकल गया? थोड़ा अगर नहीं, इसमें वो तो हमको अभी भी है, वो कहाँ निकल गया है, अभी भी है वो तो। और हम जो पढ़ रहे हैं वो तो वही है ना, तब तो यहाँ हाँ, तक आया। वो संख्या में तो ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि है, आज भी बहुत कुछ है, वो तो जो एक पार्ट मैंने बताया उसका। दूसरी तरफ जो लोगों ने मेहनत की है वो भी अपनी जगह पर है। एक क्लास और एक मास। तो क्लास ने तो की थी मेहनत और वो भी है, निकल कुछ नहीं गया। लेकिन जो व्यक्ति का मानस परिवर्तन है वो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, वो जी कोई एक आप पुस्तकों के द्वारा नहीं होता है, वो तो जी जी उसकी स्ट्रेटेजिकली होता है। वो आप 1 लाख किताब छपवा देंगे तो नहीं होगा। आज भी हम जी गुरुकुल के बारे में मानो 2 लाख किताब छपवा देंगे तो कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मानस बनाना पड़ता है। मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि वो मानस बनाने की पूरी तैयारी ऊपर से नीचे तक की गई थी। इसके लिए वो तो तभी भी ग्रंथ थे और अभी भी है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। वो तो सही कोई मिटा नहीं सकता है किसी को भी। लेकिन अपने कंसेप्ट पर इतना विश्वास हो कि ये मैं करके रहूंगा, तो इसके पीछे 20-25 साल की, 50 साल की मेहनत चाहिए। और जी वो करने की कहीं ना कहीं अभी हमारी तैयारी। इसके लिए जो जी जल्दी परिणाम देता है उसके पीछे हम लग जाते जी हैं। सही। तुरंत परिणाम देता है उसके पीछे ही लोग मतलब कर देते हैं कि आज फायदा। और लोगों को भी ऐसा ही है, लोगों को शिक्षा की बात करेंगे कि आपका बच्चा अच्छा हो जाएगा तो अभी 15-20 साल में मतलब परिणाम देगा, 5-10 साल में देगा, तो उसको रस नहीं लगता है। उसको आज घुटने के दुख मतलब दर्द है, आज हाथ दुख रहा है, पैर, तो आज उसको कुछ चाहिए ऐसा, आज जी कुछ। तो ये बात है। और एक थोड़ा सा सवाल था मेरा। 9 महीने का बेटा है, तो फिलहाल वेदर चेंज हो रहा है, तो तो अभी तक आयुर्वेद तो में वो है, नहीं वो आयुर्वेद नहीं का प्रश्न नहीं, है। थोड़ा थोड़ा क्योंकि उसमें थोड़ा नाक बह रहा था 2-3 दिन से, नहीं नहीं, इसलिए वो आयुर्वेद का प्रश्न है, तो आप अगली बार परसों पूछिए। क्योंकि नाक बह रहा था, इसलिए अगर एक तो आप कुछ कह देते तो। नहीं नहीं, वो तो मुझे पर्सनल पूछिए, सब लोगों का समय न बिगड़े उसका ध्यान रखेंगे। परसों पूछिए सेशन में, या कल उसका हम व्यवस्था करके कल मुझे फोन से पूछिए, ठीक है जी। आगे कोई गुरुकुल के विषय पर जो आज का प्रश्न है वो पूछे। हेलो गुरुजी, प्रणाम। जी, मैं पूछ रहा था, जा रहा था, नेक्स्ट बैच गुरुकुल का आप कब स्टार्ट करेंगे? नेक्स्ट बैच लगभग इसी हफ्ते में हम डिक्लेयर करेंगे। अच्छा और लगभग 1 महीने के बाद जो पहली बार इंटरव्यू में आ रहे हैं नए लोग, उसको बुलाएंगे पहले गूगल फॉर्म भरा करके। तो गूगल अच्छा जी। फॉर्म लगभग परसों जारी कर देंगे। जिन लोगों ने भरा है वो, और नहीं भरा है वो, सब लोग एक बार भर दे। तो उसके बाद जो नया नया माहिती आपके पास से लेनी है हमको, वो हमको मिल जाए, और उसके बाद तुरंत हम आपको डेट डिक्लेयर कर देंगे। इसी अगले व्याख्यान में ही हम डेट डिक्लेयर कर देंगे, गुरुकुल के व्याख्यान में, मतलब गुरुकुल विषय के व्याख्यान में बुधवार। जी हेलो। हम्म, हाँ आचार्य जी आचार्य जी, मैं कह रही थी कि जैसे क्या ऐसा हो सकता है क्या कि हम जैसे क्या? एक किसी एक के घर में 2 में निकाल नहीं के सुना एक ही दिन नहीं। करके। एक हेलो हम्म आचार्य जी, जैसे ऐसा हो सकता है क्या हम एक एक दिन करके समय निकाल, रोज अपना 1 घंटे का समय निकाल के एक वस्तु अपने गुरुकुल के विषय में जानकारी के बारे में मिनट प्रचार एक कर मिनट सकते हैं?
सुनाई नहीं दे रहा है, आपके पास से आवाज बहुत है, किसी और को कहिए या तो। प्रणाम गुरुजी। हम्म। ई गुरुकुल के बारे में आप शुरू करने के लिए उसके लिए क्या तैयारी करना जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी 1 साल का समय है, तो इसके दरमियान हम क्या क्या तैयारी कर सकते हैं तो शुरू करने के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं? जी हम बिहार से बोल रहे हैं जी, तो चंदन कुमार। हाँ, उसके लिए एक आपने कभी शिविर की है हमारे लघु गुरुकुलम जी की, नहीं। या ऐसे कुछ भी नहीं किया है ना? ठीक नहीं किया, वो आपका ऑनलाइन शिविर ऑनलाइन कर रहे हैं। है, तो उसकी माहिती हम मतलब दे देंगे शिविर की, और उसके लिए क्या आप करना चाहते हैं, और वो सभी की अभी जो शिविर निश्चित होगी, क्योंकि आपने कभी शिविर की नहीं, इसके लिए आपको पहला से ही आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, तो इसके लिए हमारी शिविर में ही आना हाँ हाँ, वो लगभग निश्चित करके हम बताएंगे बराबर कब होगी वो शिक्षा के विषय। हाँ गुरु जी, जैसे अभी अभी बात चल रही है कि लोगों की इस सोच को लेकर कि लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो अभी क्या हुआ कि मैं लोगों को ज्वाइन कर रहा था, हमारे जो सेशंस है इसमें गुरुकुल का और आयुर्वेद का सभी सेशंस में मैं ज्वाइन कर रहा था। तो अभी क्या हुआ कि जैसा आपको आपको पता है, हमारी बात हुई है कि मुझे डेंगू हुआ था। तो अब क्या हुआ कि मेरे पास आयुर्वेद का इतना नॉलेज नहीं था, तो मैं क्या हुआ कि एलोपैथी में मुझे जाना पड़ा। तो अभी अभी क्या हुआ है कि जो भी मेरे फैमिली के लोग हैं और जो भी मेरे आसपास के लोग हैं ना, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि ये देखो, ये आयुर्वेद या गुरुकुल कुछ काम का नहीं है, तुम्हें एलोपैथी में जाना ही पड़ा। तो पूरा आयुर्वेद पे क्या होता है कि लांछन लग जाता है। ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आयुर्वेद पे लांछन लग जाता है। तो अभी क्या होता है कि जितनी हमारी जो मेहनत होती है ना, वो पूरी डिस्पर हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके बारे देखिए, में आप कुछ नहीं, सजेशन दे सकते हैं? एक मिनट, ऐसा तो मैं ये व्यक्ति की मूर्खता कहता हूँ, जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, और इतना आयुर्वेद छोटा भी नहीं है कि एक व्यक्ति को मतलब कोई एलोपैथ कोई कारणसर जाना पड़े किसी विषय पर, तो इतने से ही बस हो गया। तो एलोपैथ के ऊपर वो कितने साल से दवाई करते हैं, और कितने लोगों को ठीक नहीं हुआ है, वो मेरे हमारे पास तो पूरी लिस्ट है, 5-5 ऑपरेशन के बाद कोरोना के समय पर पूरे भारत में इतने मरण हो गए एलोपैथी होने के बावजूद भी, और इतनी 25-25 दिन 2-2 3-3 महीना हॉस्पिटल पे रखने के बावजूद भी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, और गवर्नमेंट ने स्वीकार किया कि हमारे पास अभी भी जो मेडिकल सुविधाएं है वो नहीं है, तो इतना होने के बावजूद उसका एलोपैथी से मन नहीं उड़ा। इतना गवर्नमेंट कही, इतने लोगों ने बताया, इतना पेपर में आया, रोज के रोज हॉस्पिटल के बाहर लाशों का एकदम छा गया, मतलब एकदम लाइन लग गई लाशों की, इतना होने के बावजूद उसका एलोपैथी से मन नहीं उड़ा। आपको उसको ये पूछना चाहिए कि आप ये मुझे कहते हो कि मुझे एक छोटा सा बुखार हुआ और इसमें मुझे एलोपैथी की दवाई ली उसकी, और इतने मात्र से आप कहेंगे कि अच्छा इसमें कोई दम नहीं, और एलोपैथी को आप मान रहे हैं या मानेंगे। तो मैं आपको सामने पूछता हूँ कि इतने होने के बावजूद आपकी श्रद्धा एलोपैथी के ऊपर तो नहीं हुई? तो ऐसे जो लोग हैं उसको आप आयुर्वेद समझाए न समझाए कुछ भी करे, उसका तय हो, वो बहाने देखते हैं कि ये आदमी को मैं कब झूठ मतलब मैं कैसे सिद्ध कर दूं कि ये झूठा है, और मैं तो अपनी रीत से ही करूं। तो वो कोई काम के व्यक्ति नहीं है। ऐसे बहुत लोगों का प्रश्न था, मैंने वही जवाब दिया कि आपको वही जवाब देना है कि आपको पास डेटा है, और 12.5 लाख लोग भारत के रजिस्टर्ड डॉक्टर होने के बावजूद कोरोना के पेपर आप देख लीजिए रोज के, जो मैंने तो रखे हैं यहाँ पर, आज इतने आज इतने आज इतने, आज मेडिकल की पूरी घुटनों पर व्यवस्था आ गई भारत की, ये सब ऐसे लेख लिखते थे, रोज रोज आप खोले और रोज इतने मरते थे। अभी 5-6 महीने पहले की ही बात है, तब किसी को कोई विश्वास नहीं उड़ा,
और कभी किसी ने आयुर्वेद की, मानो कि कोई इमरजेंसी में एलोपैथी की दवाई ली, तो आयुर्वेद मना नहीं करता है एलोपैथ की दवाई नहीं लेनी चाहिए, ऐसा वो तो एक चिकित्सा पद्धति और बहुत कुछ सिद्धांत आयुर्वेद के ही, तो उसमें क्या हो गया, उसमें कोई गलती तो उसमें है नहीं, तो लेनी पड़ी तो ले ली। तो इसमें इतना करने से वो कहते हैं कि आयुर्वेद कोई काम का नहीं है, या ये कोई काम का नहीं है स्वस्थ वृद्ध, और इतना करने के बावजूद भी एलोपैथी आज भी काम का है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति की, या तो वो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं उसको, कि एकदम वो व्यक्ति तो विपरीत विचार, वो एकदम जड़ है वो व्यक्ति जो ऐसा सोचता है। वो तो उसको समझाने की कोशिश न करे, उसको ये केवल सामने ही जवाब दे, प्रत्युत्तर ही दे कि आपकी यदि ऐसा है, आपको कुछ मानना ही नहीं है, तो कोई उसको मना नहीं सकता है जी। और कोई? जी नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी तक आपने बताया गुरुकुल के बारे में, तो अभी तक जितने भी सेशंस में जुड़ा, चाहे वो आयुर्वेद का हो, गुरुकुल का हो, तो कुछ जानने की वजह से, कुछ पूछने की वजह से, तो अब ऐसा लगता है कि कुछ अगर मैं अपनी तरफ से कैसे गुरुकुल में कुछ योगदान कर सकूं, कि एक तो सौभाग्य है कि आप जैसा गुरु मिला है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि थोड़ा लेट में अवेयरनेस अभी तक नहीं थी, तो आधी उम्र जब 35-40 निकल गई है, तो अब ये चीजें समझ में आ रही है। तो अपनी तरफ से कैसे आर्थिक रूप से या कैसे गुरुकुल को दोबारा से खड़ा करने में किसी भी तरीके से अगर योगदान कैसे दे सकते हैं हम? हाँ, अवश्य ही। देखिए, आगे की योजना जो हमारी है वो अनेक जगह पर ये व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से बिठाने की है, तो उसमें अवश्य हम सबको बताएंगे। कहीं पर भी हमको, आप जिसके पास जो शक्ति है, केवल अर्थ की नहीं, जिसके पास जो भी शक्ति है उसको लगाने के लिए हम अवश्य अनुरोध करेंगे। अभी नहीं है, लेकिन जब हमको लगता है कि अभी थोड़े ही दिनों में ये प्लान कर देंगे कि किस तरह से हम भारत में कैसे कैसे लोगों को सक्रिय करें, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के लिए ये अंतिम उपाय है जो करना चाहिए मेरी दृष्टि से। और जहां जहां पर भी ये किया है उसमें बहुत लाभ मिला है हमको आज भी। तो इसके लिए आपकी भावना को मैं समझता हूँ और आदर भी करता हूँ, आपके जैसे बहुत लोग हैं। लेकिन ये मैं अभी कहता हूँ कि जब गुरुकुल की व्यवस्था के लिए हम सेशन लेंगे कि क्या क्या स्थिति है, उसका मैं प्रामाणिकता से निरूपण करूंगा, और इसमें आप ठोस कार्य करें कि इस तरह से हम व्यवस्था के लिए क्या कर सकते हैं, व्यवस्था को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पहला नंबर का कर्तव्य है। शिक्षा को किसी भी रूप में, गुरुकुल शिक्षा को प्रस्थापित करना, उसके लिए व्यक्तियों को तैयार करना, और व्यक्ति को भी ये समझना है अपना प्राथमिक दायित्व, तो हम अवश्य आपको बताएंगे उसके लिए। जी नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार गुरुजी, मैं रेशम सिंह बोल रहा हूँ पंजाब अमृतसर से। जी। अच्छा गुरुजी, अभी आपने बताया कि जितने भी अपने मूल ग्रंथ हैं अपनी जो पूरे संस्कृति भाषा में है, जी। तो जैसे मैं पंजाब क्षेत्र में रहता हूँ, तो यहाँ पे लोग चलो हिंदी शहर में बोलते हैं, लेकिन जो गांव के क्षेत्र है वहाँ पे हिंदी नहीं, अपनी जो स्थानीय भाषा है पंजाबी वही बोलते हैं। तो मेरे पास जैसे आयुर्वेद में मैं इंटरेस्ट रखता, तो मेरे पास मैं रखे हैं ग्रंथ पढ़ने के लिए। तो जब वो मेरे पास कभी ये ग्रंथ देखते हैं, तो वो देखते हैं यार ये तो भाषा ऐसे ऐसे लिखी संस्कृति, तो वो डरते हैं, इसको देख के पीछे हो जाते हैं और ऐसे माथा टेकते हैं, भाई ये कैसे पढ़ता है तू। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि उन्हें भी इंटरेस्ट हो, उन्हें भी रुचि हो ऐसी भाषा पढ़ने की, आयुर्वेद पढ़ने की, जो अपने और भी संस्कृति ग्रंथ है अपने, तो ये कैसे, थोड़ा सा मुझे बताएं कि उनको कैसे उनकी रुचि जगाई है, का थोड़ा सा कृपया बताइए। जी। सबसे पहली तो बात ये है कि सब कुछ एक साथ नहीं होगा। पहली बात, हम लोग ऐसा कहेंगे कि जो झोपड़ा वाला है उसको भी कैसे रुचि जग जाए आयुर्वेद की, तो वो थोड़ा उसमें मेहनत ज्यादा होगी, ये मैं बता रहा हूँ अनुभव के आधार पर। सबसे पहले जो लोग जानते हैं, जो लोग उसमें कार्य करते हैं, वो व्यवस्थित हो चाहिए।
यदि वो जब तक नहीं होगा तब तक उसकी रुचि जगने की कोई शक्यता अंत तक नहीं रहेगी। आप चाहे उसको झोपड़ी में जाकर 50 बार कह कर आओ कि आयुर्वेद अमृत है, आयुर्वेद अमृत है, वो सब कुछ, तो भी वो सामने आपके डिबेट करेगा। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि वो वातावरण समाज में बना। अब क्या करना है, जो लोग मतलब इसमें रस रख रहे हैं, आयुर्वेद के विद्यार्थी है, वैद्य है, ऐसे गव्य से जुड़े हैं, वो सबको मतलब इसको पहले उसका सेशन लेकर, उसके पास ये विद्या को लेकर उसको हम कहते हैं कि जोड़ना आवश्यक है सबसे पहले, इतर लोगों की बात बाद में। तो पहले आप फोकस ये करें कि जो समझे नहीं है वो व्यवस्थित रूप से समझ से जाए, और उसके बाद प्रयोग करके अपनाते जाए। उसको अपनाने के बाद उसको धीरे 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 जीवन में लाने के बाद में वो बहुत कुछ हमको स्पष्ट होता है, तो हम अच्छी तरह से उसको बता सकते हैं, कह सकते हैं। तो इस तरह का प्रचार नहीं जिसके फिल्म इंडस्ट्रीज का होता है, लेकिन ये विद्या के अनुसार उसका प्रचार हो, ऐसा हमारा निवेदन है, ऐसा कहना है हमारा, कि सबसे पहले लोगों को, जो बौद्धिक लोग हैं उसको जोड़ना आवश्यक है, जो खास करके वैद्य है, ऐसे थोड़े समझते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ना, अपने आपको तैयार करना, समझना, वो बहुत आवश्यक है। तो ये आयुर्वेद की यदि आप बात कर रहे हैं, गुरुकुल शिक्षा के द्वारा कैसे प्रचार हो, तो वो इस तरह से होगा कि ये जाना चाहिए क्लास टू मास। वो कभी भी मास टू क्लास नहीं आएगा, इसके लिए वो क्लास टू मास जाना चाहिए, सबसे पहले क्लास और उसके बाद मास। जी नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। जैसे आप आयुर्वेद संस्कृत सिखाते हैं, वैसे ही ये गुरुकुल के सेशन में कुछ अन्य विषय जैसे जो आसानी से हम सीख सके और बच्चों को सिखा सके, ऐसा कुछ सिखाना शुरू कीजिए। तो मैं स्कूल में शिक्षक हूँ, तो मैं भी स्कूल में बच्चों को सिखा सकूँ, ऐसा शुरू करें। ये विचार तो आपका अच्छा है। वैदिक गणित से लेकर बहुत कुछ ऐसे विषय है जो आप सिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमने पहले राजेश्वर राव जी से विचार किया था, लेकिन ज्यादा लोग जुड़ने पर ये एक सेशन की व्यवस्था और टीचर के पास अलग से करेंगे हम लोग। सबसे पहले विषयों को सिखाने के पर भी, विषय को सिखाने तो एक बात है, दूसरी जो बात महत्व की है वो गुरुकुल की वैचारिक भूमिका की है। तो अभी जो लगता है, मानो वैदिक में सभी हम चालू कर देंगे तो 500 लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन वो 500 लोग वही जुड़ेंगे जो कहीं YouTube पर वैदिक मैथ्स को ढूंढ रहे होते। उसको गुरुकुल कहेंगे तो वो नहीं जुड़ेंगे। उसको वैदिक मैथ्स सीखना है क्योंकि वो, उसको लगता है ये उपयोग का है, ये चमत्कार वाली बात है, तो उसका उपयोग करके मैं प्रोफेसर या टीचर बन जाऊंगा और उसके बाद में पद ले लूंगा और या तो क्लासेस खोल दूंगा। तो इसके लिए लोग, उसका तो भला होगा, उस गुरुकुल शिक्षा का तो कितना होगा वो मुझे पता नहीं है। इसके लिए सबसे पहली वैचारिक भूमिका की बात है, वो भले लोग ना आए, लेकिन पहले वैचारिक भूमिका हम दृढ़ करना चाहते हैं। इसके लिए हमने ये निश्चित किया है कि वैचारिक भूमिका स्पष्ट हो जाने के बाद हम विषयों को देखें। तब तक पब्लिक इकट्ठा करने के लिए विषयों को नहीं रखेंगे। जैसे वैदिक मैथ्स को रखते हैं तो डेफिनेटली इससे 4 गुनी संख्या तो हो जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तो लेकिन वो हमारा ध्येय नहीं कि ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें या लाइक करें या वो, मतलब ऐसा, हमको अच्छे लोग जो चिंतन वाले हैं उसको वैचारिक भूमिका दृढ़ करना ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए वो कर रहे हैं और धीरे धीरे उसके एक एक विषय को भी लेते जाएंगे, लेकिन वो विषय के साथ साथ वैचारिकता बहुत आवश्यक होगी। नहीं तो विषय तो सीख लेगा लेकिन अपने काम का ले लेगा, लेकिन वो दूसरा तो जो हमको आराध्य है वो वहां पर पार। जी, इसके लिए वो शुरू करेंगे आगे। नमस्कार गुरुजी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि इन्वेजन जो हुआ था अपना यहाँ कि मुस्लिम इन्वेजन फॉर 800 years एंड ब्रिटिशर्स फॉर 200 years, इसके वजह से पूरे संस्कृत और गुरुकुल का ज्यादातर इम्पैक्ट उसी की वजह से हुआ है, तो और कुछ वजह हो सकती है?
नहीं, बहुत सारी वजह है, वो तो मुख्य है। और भी जब हम लेंगे यथार्थ इतिहास का निरूपण इसका विषय, तब बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो लिखी हुई भी नहीं है इतिहास में। परंपरा को पता है, बहुत लोग कहते आए हैं, गुरुजी ने उनके गुरुजी से पास से सब कुछ जाना, उन्होंने मुझे बताया, मैं अभी अपने विद्यार्थियों को, तो ये मुख्य है। लेकिन और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी जो जिसके ऊपर, क्योंकि वो कोई एक बात से किसी का मतलब कार्य नहीं होता है, इसमें बहुत फैक्टर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर है। लेकिन मुख्यतः यही कि राज्याश्रय तभी नहीं होने से, मतलब बहुत असुविधा, कोई भी वस्तु की जब असुविधा हो जाती है और राज्य का एक नियंत्रण आ जाता है, तो बहुत कुछ बातें नहीं हो सकती है। तो इस तरह से वहां पर हुआ था। तो ये तो एक है ही, आपने जो बताया वो दोनों फैक्टर है, 800 का और 200 का, तो ये तो आपने बताया वो सही। जी हेलो। हाँ गुरुजी पे प्रणाम। हाँ। जो आपका जो लास्ट जो प्रवचन था बुद्धि के विषय पर, वो मैंने यूट्यूब पर 2 बार देखा है, लेकिन और बुद्धि के बारे में हमको और जानने का इंटरेस्ट है। मतलब उसके जो हम बुद्धि के गुण देखे, बुद्धि के कार्य होता है वगैरह जो होता है, उसकी कोई पुस्तक या कोई आपका वीडियो है? वीडियोस पंचकोश विकास का शायद 2-3 वीडियो है, वो भी उसमें देखा है एक्चुअली मैंने, पर और थोड़ा डीप में कोई पुस्तक वगैरह है? पुस्तक तो भी जैसे छप रही है बहुत सारी, 3-4 पुस्तक एक साथ पंचकोश विकास की, लेकिन ऐसी अभी पुस्तक तैयार नहीं। तो जैसे जैसे रोज के लेख आते हैं या ऐसा कुछ आता है तो हम वेबसाइट पर डाल देते हैं, आप वेबसाइट पर देख लीजिए, कुछ है तो वहां पर। नहीं तो अभी तो यूट्यूब पर लगभग लगभग 5-10 वीडियो होंगे उसके, बुद्धि के बारे में या पंचकोश के बारे में। जी नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं विक्रांत दिल्ली से। गुरुजी मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे अभी बहुत से लोग गुरुकुल के लिए अपना नामांकन कर रहे हैं, लेकिन अभी सीट्स लिमिटेड हैं, तो ऐसे में कुछ ऐसा हो सकता है कि बच्चों के लिए वीकेंड पे कुछ छोटी छोटी क्लासेस अरेंज की जाए, ताकि जिनके बच्चे गुरुकुल में नहीं आ पा रहे हैं उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिल सके, थोड़ा सा उनको घर पे पढ़ा सके उस तरीके से। ये तो मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है। ये विचार मैंने किया है, क्योंकि यहाँ पर भी ज्यादा लोगों के लिए असुविधा भी है और वो स्थिति भी नहीं है कि सब लोग यहाँ आ सके। तो जो लोग हैं वो तो मतलब पढ़ रहे हैं, लेकिन घर पे हम कुछ नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए भी क्योंकि बालकों के ऊपर तो उम्र तो जाती ही रहती है, और अभी भारत की दुस्थिति ये है कि कोई भी इस कार्य में उसका जो काम सबसे पहले नंबर का होना चाहिए वो काम आज तक नहीं हुआ है, तो प्रायोरिटी पर होना चाहिए। तो ये हमारे तो बहुत ही दुख की बात हमको ये लगती है, और कभी कभी अपने अकर्तृत्व की बात भी लगती है कि हम बैठे हैं और ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए लेकिन हम ऐसा करेंगे कि वो तुरंत बंद ना हो जाए, इसके लिए प्लानिंग करके कौन से विषय सिखाएंगे, और जो वहां पर सीखने वाले हैं वो भी गंभीरता से, क्योंकि ये आप जितना मानते उतना सरल भी नहीं। हर एक बार को नया देना, बालकों को बिठाना, उसके बाद किस तरह से योजना करना, तो वो थोड़ा हम विचार अभी कर रहे हैं कि ये मतलब ऑनलाइन के माध्यम से सबसे पहला तो यही होगा कि किस तरह से अनेक जगह पर लघु गुरुकुलम की वार्ता, कथा कथन, वहां से खेल वगैरह को लेकर बच्चों में कैसे संस्कारिता डाली जाए, हफ्ते में 1 बार या 2 बार इस तरह के करके। तो इसका आपने बताया विचार है हमारा, लगभग लगभग 2 महीने में अभी हमने जो विचार किया दीपावली के ऊपर, उसके अनुसार ये विचार करेंगे 2 महीने में कहीं से शुरू करेंगे हम इसका। जी विक्रांत। ओके आचार्य जी, तो लोग फिर मिल रहे हैं। हाँ तो फ्राइडे आचार्य जी।
फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे आयुर्वेद सेशन है। आप सबसे एक ही विनती है, आप मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, वो जुड़े ना जुड़े और रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ेंगे, लेकिन हम सब लोग मिलके कोशिश तो करेंगे। तो जो निस्वार्थ लोग हैं वो लोग तो आएंगे मिलके काम करने के लिए। सच में भारत को विश्वगुरु बनाना है, स्वस्थ बनाना है, वो लोग तो आएंगे। तो हम लोग भगवान के ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ेंगे हम सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। हम लोग फ्राइडे मिल रहे आयुर्वेद सेशन से। थैंक यू आचार्य जी। शिवप्रसाद गारू।